हेलो दोस्तों, मैं अमन गुप्ता। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हमने पढ़ा है कि कैसे हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं, कैसे हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, और हमने आयंस वगैरह पढ़ रखे हैं। आज से हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का। सही है। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो भी इस चैप्टर का बेसिक था वो हमने पिछली 3-4 वीडियो में पढ़ लिया है। आज से हम लोग प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो चैप्टर के बीच में आएंगी चीजें उनको हम ढंग से या बेहतरीन ढंग से समझेंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सही है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सही है, तो सबसे पहले आता है वर्ड आता है रासायनिक अभिक्रिया। जो आपकी सबसे पहली हेडिंग है वो है रासायनिक अभिक्रिया। देखो, ये हमने एक वीडियो पहले भी समझ रखा है कि जो परिवर्तन होते हैं या जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार से चलती हैं, एक भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप से चलने वाली अभिक्रियाएं कुछ इस प्रकार होती हैं कि जिनमें जो बनने वाला उत्पाद होता है ना, जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो नया होता है, मतलब उसका पुराने से या मतलब कह सकते हैं उसका अभिकारक से कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर इसकी अभिक्रिया लिखें, जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें नए पदार्थ नई विशेषताओं के साथ क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल है आपके पास जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस आपको मिला के क्या दे रहा है? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या दे रहा है? कार्बन डाई ऑक्साइड। सही है। तो देखो, ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अलग है। कार्बन यहाँ पे ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में। इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। सही, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी अलग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। इसके गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। आ रहा है समझ? तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। सही है। तो अच्छा, इसके बाद जो ये लेफ्ट साइड लिखा होता है ना, जो लेफ्ट साइड लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो इस साइड लिखा हुआ है राइट साइड, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी परिभाषा लिखना। तो हमारी नेक्स्ट परिभाषा होगी अभिकारक की। अभिकारक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिएक्टेंट। सही है, तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है, देखो, अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको, कार्बन और ऑक्सीजन गैस जो है वो आपकी क्या है? अभिकारक। और उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, है ना, जो हमें ऐसा रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उसे हमने क्या बोला है? उत्पाद बोला है। क्या लिखा है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया को देखें तो इस अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? उत्पाद की तरह काम करेगा। सही है। तो इसको वीडियो को समझते हुए चलना है, इस जो पढ़ाया जा रहा है वो समझते हुए चलना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पे कि हमने रासायनिक समीकरण को समझाया है इस बार। रासायनिक समीकरण क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों व यौगिकों को उनके प्रतीकों व सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करने की जो क्रिया होती है ना, या उनको प्रदर्शित करना, रासायनिक समीकरण को जन्म देता है। सही है। जैसे अगर हम समझने के लिए उदाहरण लेते हैं, जैसे पिछली अभिक्रिया का ले लेते हैं। जैसे आपने पिछला जो पढ़ी थी रासायनिक अभिक्रिया, वो थी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस एरो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। इस वीडियो को मतलब देखने से पहले ना आप लोग पहले मेरे जो 3-4 वीडियो है ना उसको देख के आना प्लीज बच्चा, ताकि आपको इसमें जो चीजें आएंगी ना बीच बीच में वीडियो में, ताकि उनको समझने में आपको आसानी हो जाए। सही है। कार्बन को हम दिखाते हैं सी से, ऑक्सीजन गैस को हम दिखाते हैं ओ से, O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाते हैं हम लोग देखो CO2 से। तो ये कार्बन को दिखा प्रतीक है, ये ऑक्सीजन गैस का मतलब सूत्र का हो या प्रतीक का हो, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? सूत्र है।
तो हमने क्या समझा अभी, हमने रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में कैसे परिवर्तित करते हैं। देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है, और जो ये नीचे लिखा हुआ है जिसमें प्रतीक और सूत्र का योग मतलब उपयोग करा गया है, तो ये आपके क्या है, रासायनिक समीकरण है। सही है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है जैसे आपका नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस एरो अमोनिया। सही है। तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है आपका, नाइट्रोजन गैस होता है N2, हाइड्रोजन गैस होता है आपका H2, और अमोनिया को दिखाते हैं हम लोग इससे NH3 से। देखो ये समीकरण, ऊपर वाली समीकरण तो संतुलित भी है, देखो साथ साथ कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन 1 है, O कितना है 2, यहाँ पे O कितना है 2, बट यहाँ देखो यहाँ पे N कितना है 2, यहाँ पे N कितना है 1, तो हमें इसे 2 लगा दिया। सही है। इस 2 को लगाने की वजह से जो H था वो कितना हो गया आपके पास 6, तो यहाँ हमने कितना लगा दिया 3 लगा दिया। देखो जैसे कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है रासायनिक अभिक्रिया के होने के प्रमाण या विशेषताएं, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये उनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी जिनके आधार पर हम कह पाएंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया आपकी हुई है। सही है। सबसे पहला है अवस्था, सबसे पहला है जैसे सबसे पहले लिखो आप गैस का निकलना, गैस का निकलना। देखो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें उत्पाद के रूप में गैस बाहर होती है। जैसे कभी भी ना आप किसी धातु की अभिक्रिया आप किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराओगे तो लवण प्राप्त होता है सामान्यतः, और कौन सी गैस बाहर होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। कौन सी गैस बाहर होती है, हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग चैप्टर 2 और 3 में पढ़ेंगे कि कैसे हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। अभी आप देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया धातु जिंक प्लस अम्ल है आपके पास HCl। सही है। आगे बढ़ाते हैं, लवण बनेगा इसमें ZnCl2, और गैस जो है आपके पास वो कौन सी बाहर हो रही है, हाइड्रोजन गैस। देखो ये एरो ऊपर दिखा रहा है मतलब गैस बाहर हो रही है। सही है। तो ये चीजें बताऊंगा अभी आपको मैं आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये जो अभिक्रिया हुई, धातु आपके पास जिंक ले ली हमने, धातु का नाम क्या है, जिंक है। अम्ल आपके पास कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो लवण बना है वो आपके पास जिंक क्लोराइड है, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस। सही है। तो ये उदाहरण होगा किसका, गैस का निकलने का। सही, गैस के निकलने का एग्जाम्पल है ना। इसको संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पे H कितना है 2, यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना लगा दिया हमने, आगे से 2 लगा दिया। सही है। सेकेंड है जैसे आपका अवस्था में परिवर्तन, या तो गैस निकलेगी या अवस्था में परिवर्तन होगा, तो उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब जैसे दूध से दही बनना। जैसे दूध जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है, और दही कह सकते हैं वो हमारा ठोस होता है, या कह सकते हैं सेमी सॉलिड होता है, मतलब आभासी ठोस बोल सकते हैं इसे। सही है। और दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम दूध से क्या ले सकते हैं, जैसे ये दूध है, ये कौन सा है, द्रवस्था में है, इससे पनीर बना दो। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और इनमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आया समझ। सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला विशेषता पढ़ते हैं, अगली विशेषता समझते हैं। जैसे है नंबर 3 है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है रंग में परिवर्तन का उदाहरण। रंग में परिवर्तन देखो होता किस प्रकार है, जैसे आपने लोहे की कील ली, उसको आपने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, तो लोहे की कील करती क्या है, इसका जो नीला रंग था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। हुआ क्या, इसके बीच में रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद जो फेरस सल्फेट बना या आयरन सल्फेट बना उसका रंग कैसा, हरा है। और ये उदाहरण है किसका, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है। सही है। यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे बढ़े, अगला है आपका जैसे नंबर 4 जो विशेषता है वो है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन,
जैसे कुछ अभिक्रियाएं हैं आपके पास, जैसे ये है, ये इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है वैसे इसका नाम, और इसका सामान्य नाम जो बहुत बार पूछा जाता है क्लास 10 में, वो है बिना बुझा चूना। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ क्या कराते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बना के देता है हमें CaOH का होल ट्वाइस। इसे पढ़ते समय याद रखना, पढ़ते कैसे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है बुझा चूना। और वैसे इसका नाम जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही है। और इसमें क्या प्राप्त होती है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। और इस अभिक्रिया को सबने देखा होगा, होता क्या था पहले के समय में, जैसा कि ये जो उदाहरण है आपके सामने, ये है ताप में परिवर्तन का उदाहरण। इसमें हुआ क्या है, बुझा हुआ चूना जो है जब जल के साथ जुड़ता है या रिएक्ट करता है तो बना के क्या देता है हमें, सॉरी बिना बुझा चूना जब जल के साथ जुड़ता है या रिएक्ट करता है तो बना के देता है हमें बुझा चूना। सही है। और इसमें क्या होती है, कुछ मात्रा में ऊष्मा भी बाहर होती है। और इस अभिक्रिया को आप सबने देखा होगा, पहले के टाइम पे क्या होता था ना, या आपके घर वालों को पता होगा इसके बारे में, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हम पुताई करते थे दीवारों पे ना, रंग करते थे, तो उसमें हम चूना लाते थे मार्केट से, एक रंग की पुड़िया लेके आते थे, उनको घोला आपस में मिलाया और पुताई करते थे दीवारों पे। तो उसमें जो चूना होता था ना, जब चूने में जल मिलाते थे तो उसमें जो बनता था बुझा चूना, तो कुछ मात्रा में क्या होती थी, ऊष्मा भी बाहर होती थी। सही है। अपने घर वालों से एक बार पता करना है इस चीज को। आजकल तो सब बाल्टियों से होता है, मतलब जो रंग बना बनाया आता है पहले से, पहले नहीं होता था ऐसा। सही है। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं एक। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास इसका, अभी हमने लिखा थोड़ी देर पहले, ये है जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें अमोनिया प्राप्त होता है। ये क्या है, अमोनिया। और इसमें भी क्या होता है, कुछ मात्रा में हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है हमें, ऊष्मा। देखो अभिक्रिया लिखने के बाद संतुलित जरूर कर लेना ताकि नंबर ना घटे, है ना, एग्जाम में मार्क्स ना घटे जाके। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे n 2 है, यहाँ पे n कितना है 1, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दी। इस गुणा करने के बाद n और h दोनों की गुणा होगी 2 से, n तो 2 हो गया और h कितना हो गया 6, यहाँ कितने से कर दी, 3 से गुणा कर दी। अब अभिक्रिया वापस आते हैं। देखो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, जब हमने नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई है तो हमें अमोनिया प्राप्त हुआ है, और उस अमोनिया के साथ साथ हमें कुछ मात्रा में क्या मिली है, ऊष्मा मिली है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के होते समय, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी निकलती है। सही है, हमने 4 पढ़ ली, एक और है। अगला है जैसे अवक्षेप का निर्माण, नंबर 5 है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण मतलब, अवक्षेप क्या होता है पहले वो देखो। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, एक परख नली है, उसमें अभिक्रिया चल रही है, तो अभिक्रिया के बाद कुछ ऐसा उत्पाद बन गया जो नीचे क्या हो गया, बैठ गया, क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, इसको बोलते हैं अवक्षेप बन गया। अवक्षेप मतलब क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, अघुलनशील पदार्थ, जो विलयन में घुलता नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अवक्षेप के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे AgCl, ये कैसा अवक्षेप होता है, ये सफेद अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप होता है ये। और इसको अवक्षेप को दिखाते कैसे हैं, अवक्षेप को दिखाते हैं डाउन एरो से, नीचे बना के एरो। सही है। अच्छा, या जैसे BaSO4, ये भी कैसा होता है आपके पास, सफेद अवक्षेप होता है। आया समझ। तो अवक्षेप क्या होता है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नीचे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, बैठ जाए, या वो कैसा हो, अघुलनशील हो उस अभिक्रिया में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण को जिस प्रकार ने देखिए आप लोग, जैसे हमने क्या करा, हमने एक अभिक्रिया ली AgNO3 की अभिक्रिया हमने कराई किससे, NaCl से। तो क्या मिला, हमें मिला AgCl, ये देखो नीचे बनारो बनाया ना मैंने, इसका मतलब होता है अवक्षेप। और इसका रंग कैसा होता है, सफेद रंग का अवक्षेप है ये क्या है, सफेद अवक्षेप है। क्या है ये, सफेद अवक्षेप। प्लस आपका दूसरा क्या मिला आपको, NaNO। सही है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। अगर आप सेकंड एग्जाम्पल लिखना चाहते हो उसका तो लिख दो, BaCl2 प्लस H2SO4, एरो करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, BaSO4 प्लस H प्लस आपका HCl। संतुलित कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे H भी 2 है और Cl भी कितना है, 2,
तो यहाँ पे हम कितने से गुणा कर देंगे ओवरऑल इसकी 2 से गुणा कर देंगे। आया समझ? तो ये कहानी है ना। तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ कि इसमें हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के होने के क्या प्रमाण हो सकते हैं, किन आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। सही है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। सही है, तब तक के लिए धन्यवाद।